Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, welcome to lecture number 3 of chapter number 3, which is governmental and legal systems. This chapter is part of our second part, national environmental difference, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंसेस के ऊपर। इससे पहले पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हम कल्चरल डिफरेंस को डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हम गवर्नमेंट सिस्टम्स और लीगल सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और उसकी वजह से किस किस्म के पॉलिटिकल रिस्क्स होते हैं, उन रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीगल सिस्टम लीगल सिस्टम्स किस किस्म के होते हैं और वो किस तरह बिजनेस डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस। तो लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपोनेंट किस्म के लीगल एनवायरनमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं। तो लीगल सिस्टम जो होता है बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए आप किसी कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को लीगल सिस्टम कहा जाता है। मॉडर्न लीगल सिस्टम कोई भी हो, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी अथॉरिटी डिफाइन की जाती है कि कौन क्या कर सकता है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या राइट है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है आपके लीगल सिस्टम का, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। उस फ्रेमवर्क से फिर 2 किस्म के लॉज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ, जो कि बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जिनके ऊपर ताज़ीरात के कवानीन, जिनके ऊपर आपके खिलाफ अमल दरामद होता है। एंड देन सिविल एंड कमर्शियल लॉ होते हैं जो कि आपस के मामलात के, लेन देन के मामलात के रिलेटेड लॉज होते हैं। तो लीगल सिस्टम्स की टाइप्स, डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, 5 मेजर टाइप्स हैं लीगल सिस्टम्स की, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं, जो कि कॉमन लॉ, सिविल लॉ, थियोक्रेटिक लॉ, कस्टमरी लॉ और मिक्स्ड लॉ। ये 5 टाइप्स हैं लीगल सिस्टम्स की, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ बेसिकली एक ऐसा लीगल सिस्टम है जो कि जजेस की रूलिंग से डेवलप होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई बहुत मोटी कानून की किताबें नहीं मौजूद होती, बल्कि ब्रॉड फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता होता है लीगल बुक्स के अंदर। और उस ब्रॉड फ्रेमवर्क को इंटरप्रेट किस तरह किया जाएगा ये जजेस के ऊपर डिपेंड करता होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे पीनल कोड है हमारा, सिविल कोड है। सो डिफरेंट कोड्स होते हैं। उन कोड्स के अंदर ब्रॉडली लीगल लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया होता है जी कि किस चीज में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, गिवन सिचुएशन के अंदर केस टू केस बेसिस के ऊपर जजेस डिसाइड करते हैं कि इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं, और जजेस की उन रूलिंग्स की बेसिस के ऊपर वो लॉ डेवलप होता है। अब एक जज की रूलिंग जो है वो अगले जज के लिए एक कह लें रूल की हैसियत या लॉ की हैसियत रखती है। उसको ऑनर करना है, उसके लिए
ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जजेस बेसिकली लॉ को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो एग्जांपल्स की बात करें तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, हांगकांग, इंग्लैंड, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे कॉमन लॉ एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ भी अदालतों के अंदर कॉमन लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ कॉमन लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, और भी कुछ लॉज हैं। तो हम इसको ज़रा, पाकिस्तान की एग्जांपल थोड़ी देर बाद आएगी। देन सिविल लॉ होता है। सिविल लॉ बेसिकली ऐसा लीगल सिस्टम है कि जिसके अंदर डिफाइन किया जाता है लीगल मैटर्स को, कि कोड और उस कोड की एक्सप्लेनेशन, यानी कि वहाँ पे जो लीगल बुक्स होती हैं, वहाँ पे सिर्फ कोड्स नहीं ब्रॉडर दिए जाते, बल्कि उन कोड्स को एक्सप्लेन भी किया जाता है कि इस कोड की इम्प्लीकेशन कहाँ पे होगी, इसका मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की लिमिट क्या है, वो सब कुछ डिफाइन किया गया होता है पहले से। यहाँ पे जजेस के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो इंटरप्रेट करें लॉ को, कि इसका क्या मतलब बनता है, इस कानून की शिक का मतलब क्या है, नहीं, बल्कि कानून की शिक लिख के उसको फर्दर इलेबोरेट भी कर दिया जाता है कि इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है? तो वहां पे बेसिकली जो लेजिस्लेटिव है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि सेनेट्स वगैरह के अंदर बैठ के लेजिस्लेशन करते हैं, वही डिफाइन करते हैं कि इस कोड का क्या मतलब है, क्या इम्प्लीकेशन है, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली जजेस जो हैं सिर्फ रिलेटिव स्टैट्यूटरी कोड्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन देख के अपना डिसीजन देते हैं। तो सिविल लॉ जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला सिस्टम ऑफ लीगल सिस्टम है। ज़्यादातर जो कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, जर्मनी, फ्रांस, मेक्सिको, जापान, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जहाँ पे ये सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट। देन थियोक्रेटिक लॉ होता है ऐसा लीगल सिस्टम जो किसी रिलीजन के ऊपर बेस कर रहा हो, वो थियोक्रेटिक लॉ कहलाता है। तो यहाँ पे लोगों की अपनी मर्जी, लोगों की अपनी इंटरप्रिटेशन, उसको नहीं देखा जाता, बल्कि जैसे हम इस्लामिक लॉ की बात करें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो कुछ आया है, उसको जो हमारे मुफ्तियान हैं या हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो इंटरप्रेट करते हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब थियोक्रेटिक लॉ के अंदर गवर्नमेंट, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम, द लीगल सिस्टम और रिलीजन, ये तीनों एक ही चीज का नाम होते हैं। तीनों के ऊपर एक ही किस्म के रूल इम्प्लीमेंट होते हैं। दुनिया भर के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट थियोक्रेटिक लॉ है वो इस्लामिक लॉ ही है, जो कि फुल फ्लेज्ड कंट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। एग्जांपल लें तो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है इसकी, ईरान है इसकी एग्जांपल, जहाँ पे इस्लामिक लॉ वन वे और द अदर इम्प्लीमेंटेड है। ऑब्वियसली उनकी इस्लामिक लॉ की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है, बट वन वे और द अदर वो इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन कस्टमरी लॉज आ जाते हैं। ये वो लॉज हैं जो बेसिकली ना कहीं पे लिखे गए हैं, ना ही इसके लिए कोई इदारा है जो इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लाइक कोई अदालत नहीं है, बल्कि ये एक सर्टन सोसाइटी के लोग जो हैं वो खुद से अपनी सोसाइटी के बड़ों की बात मानते हुए उनके किए हुए फैसलों को कानून की हैसियत देते हैं। पाकिस्तान में बात करें तो हमारा पंचायत और जिरगा सिस्टम जो है वो इसकी एक एग्जांपल है, या अफ्रीकन कंट्रीज के जो ट्राइबल लॉज हैं वो कस्टमरी लॉज हैं जो कि कहीं लिखे नहीं हुए, बल्कि पंचायत जो फैसला कर देती है वो एक लॉ की हैसियत रखता है। उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किसी इदारे की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो उसको मानने से इनकार करता है उसको वैसे ही सोसाइटी से
निकाल बाहर किया जाता है, तो उसकी सोशल कॉस्ट चूँकि उसको ना मानने की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग उसके खिलाफ नहीं जाते। देन देयर इज़ मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स्ड लीगल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बैक वक़्त 2-3 मुख्तलिफ लीगल सिस्टम जो अभी हम पढ़ चुके हैं, जो 4 सिस्टम हमने पढ़े हैं, अ, सिविल लॉ है उसके अंदर, कॉमन लॉ है उसके अंदर, थियोक्रेटिक लॉ है और कस्टमरी लॉ। इन चारों का मिक्सचर जहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो वो मिक्स्ड सिस्टम कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो नाइजीरिया, मलेशिया और कीनिया ये वो कंट्रीज है जहाँ पे कॉमन लॉ और थियोक्रेटिक लॉ और कस्टमरी लॉज, ये तीनों लॉज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश, सिंगापुर की बात करें तो यहाँ भी ऐसा ही है। पाकिस्तान की बात करें, बुक के अकॉर्डिंगली उन्होंने सिर्फ 2 लॉज यहाँ पे लिखे हैं, कॉमन एंड थियोक्रेटिक लॉ। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कॉमन लॉ, थियोक्रेटिक लॉ और कस्टमरी लॉज, तीनों किस्म के लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जरगा और पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। सो हमारे यहाँ भी इन तीनों का कॉम्बिनेशन है जो कि मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो लीगल सिस्टम्स की बेसिस के ऊपर डिफाइन किया जाता है कि रूल, बेसिस ऑफ रूल क्या होगा, अथॉरिटी किसके पास है किसी सोसाइटी के अंदर। ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक लीगल सिस्टम है आपका, वो कोई भी है, ठीक है, सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है, थियोक्रेटिक लॉ है, डजेंट मैटर, एक लीगल सिस्टम है आपका। अब उस लीगल सिस्टम के ऊपर आपका पॉलिटिकल सिस्टम इफेक्ट करेगा, आइदर इट्स अ डेमोक्रेसी और इट्स टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है। तो जहां पे आपका लीगल सिस्टम या वो लीगल सिस्टम जो डेमोक्रेसी के अंडर बनेगा और डेमोक्रेसी जिसको इम्प्लीमेंट करेगी, वहां पे आपको रूल ऑफ लॉ मिलेगा कि किसी फर्द वाहिद की हुकूमत नहीं चलती, बल्कि जो लीगल मैटर्स लिख दिए गए हैं उनके मुताबिक डिसाइड होता है। आप अमेरिका की एग्जांपल लें तो इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अगर कोई एक डिसीजन देता है और आप उसको अदालत में जाके चैलेंज करते हैं और अदालत आपके हक में फैसला दे देती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि आपकी बात मानी जाएगी। सो वहां पे रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो लीगल सिस्टम टोटलिटेरियनिज्म के अंडर बनेंगे या इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वहां पे रूल ऑफ मैन एग्जिस्ट करेगा कि वहां पे लॉ में जो है जो भी लिखा हो, आपके एमएनए साहब ने क्या चाहते हैं, आपके सीएम साहब क्या चाहते हैं, आपके पीएम साहब क्या चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ना कि वो जो कि अदालत में किया जा रहा है। आप अदालत में केस कर देंगे, अव्वल तो अदालत में आपकी जिंदगी के अंदर फैसला ही नहीं होगा, और अगर बाय चांस फैसला आ भी गया तो उसको कोई खातर मदारत में लाएगा ही नहीं। ठीक है। आप उसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं मॉडल टाउन केस का डिसीजन, आप उसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर 1991 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर प्योरली इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम अप्लाई किया जाएगा, किसी किस्म का सूद नहीं लिया दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो वहां पे रूल ऑफ, यहाँ पे रूल ऑफ मैन चलता है, रूल ऑफ लॉ नहीं चलता। ठीक है। और जहां कहीं लीगल सिस्टम के अंदर दोनों का इफेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स के एक फॉल्टी डेमोक्रेसी है या एक ऐसा टोटलिटेरियनिज्म रजीम है जिसका होल्ड कम है, तो वहां पे एक मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा कि कहीं पे अदालत की सुनी जाएगी और कुछ मामलात में हुक्मरान की सुनी जाएगी। सो बिजनेस में ये लीगल इश्यूज किस तरह इम्पैक्ट करेंगे, किस तरह ये एज अ बिजनेस मैनेजर आपको इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट, इनकी इम्प्लीमेंटेशन या इसका इफेक्ट आएगा आपके ऑपरेशनल इश्यूज के ऊपर, आपके ऑपरेशनल डिसीजन में। सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जाहिर बात है डिपेंड करेगा कि लीगल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना सपोर्ट करता है बिजनेसेस को।
उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए बिज़नेस स्टार्ट करना या तो बहुत आसान होगा या बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, आपने शायद ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा हो एक टर्म बैरियर्स टू एंट्री के नाम से। बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि हर गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो सर्टेन बैरियर्स अप्लाई करता है बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर। जहाँ पे बैरियर्स कम होते हैं वहाँ पे आपको बिजनेस नया बिजनेस स्टार्ट करना रजिस्टर करना उसे आसान होता है। जहाँ पे बैरियर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपको बिजनेस को रजिस्टर करवाना और स्टार्ट करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया बिजनेस रजिस्टर करवा के तो स्टार्ट करने में आपको सिर्फ 3 लीगल मैटर्स या 3 लीगल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, लीगल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, जबकि इंडिया के अंदर 13 डिफरेंट लीगल स्टेजेस होती हैं जो कि आपको पार करनी होती हैं, फिर जाके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह एंटरिंग एंड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डिफर करेंगे। वो कंट्रीज जहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना आसान होता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा तो अदालत 2-3 हेयरिंग्स के ऊपर मेरे खिलाफ डिसीजन दे देगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, सो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करेगा। जहाँ पे पता है कि लीगल सिस्टम फॉल्टी है वहाँ पे लोग मुकर जाएंगे, उनको पता है जी कि जी या हम तगड़ा वकील कर लेंगे, अगर उससे काम ना की तो हम जज ही कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। इसी तरह हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ वर्कर्स के ऊपर आपका इम्पैक्ट आएगा। अगर लेबर पॉलिसीज के लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है तो आपके लिए नए वर्कर्स को हायर करना और फायर करना मुश्किल होगा। आपको बड़ा देखभाल के ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है तो वहाँ पे आप जैसे मर्जी हायरिंग फायरिंग करें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। इसी तरह एक बिजनेस को वाइंड अप करना वो भी डिपेंड करेगा कि लीगल मैटर्स के अंदर वाइंडिंग अप जो है बिजनेस की वो डिपेंड करेगी कि किस किस्म के लीगल मैटर्स हैं कंट्री के अंदर। वाइंड अप करने से पहले किस किस को आपको नोटिफाई करने की ज़रूरत है, किस किस से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या पॉलिसीज़ हैं, तो वो कंट्री टू कंट्री और लीगल सिस्टम टू लीगल सिस्टम वेरी करेगा। जहाँ कहीं वो प्रोसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वहाँ से आपको विड्रॉ करना मुश्किल होगा और कॉस्टली भी होगा। जहाँ पे वो लीगल मैटर्स कम है वहाँ पे आपके लिए इजी होगा। देन आपको इफेक्ट करता है लीगल सिस्टम स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट ओरिजिन एंड लोकल कंटेंट आ जाता है उसके अंदर। कुछ कंट्रीज के अंदर ये लीगल बाइंडिंग होती है कि आपने डिफाइन करना होता है कि कितने परसेंट आपकी प्रोडक्ट का कितना हिस्सा लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है और फिर वहाँ पे टैक्सेशन के रूल्स एंड लॉज जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई किए जाते हैं कि जितना ज़्यादा परसेंटेज आपकी लोकल कंटेंट की होगी आपकी प्रोडक्शन के अंदर उतना कम टैक्स आप पे अप्लाई किया जाता है। जितनी आपने इम्पोर्टेंट मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल किया है उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह मार्केट प्लेस बिहेवियर होता है कि लीगल पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि कस्टमर्स का बिहेवियर क्या होगा। फिर कंपटीशन किस तरह सेट किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फेवर दे रहे हैं या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली या तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सर्टेन कंट्री इन्वेस्टमेंट हेवन बनेगी या वो एक नाइटमेयर बनेगी। ठीक है, फिर लीगल ज्यूरिसडिक्शन को देखा जाता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर किस कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगी और उसके अकॉर्डिंगली कौन से लॉज अप्लाई किए जाएंगे। नॉर्मली लीगल ज्यूरिसडिक्शन को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक क्लॉज ऐड की जाती है, जुरिस्डिक्शन ऑफ चॉइस। ठीक है, कि जनाब हमारी चॉइस होगी
कि हम इसको हमारे मुल्क के कानून के अंदर, अदालत के अंदर इसको डिस्कस करेंगे या आपके मुल्क की अदालत के अंदर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स, पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स वेल प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ पे आपको इनोवेशन जो है आपके लिए एक रिस्की वेंचर होती है कि क्वाइट पॉसिबल आप कोई चीज़ इनोवेट करें और जनाब आप जब तक कॉपीराइट के लिए अप्लाई करें तो जहाँ पे कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है वहीं से कोई आपका आइडिया चोरी करके आपको कॉपीराइट मिलने से पहले पहले कोई उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लॉन्च कर दे, या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वैसे ही चोरी कर लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, आप अदालत में केस कर भी देंगे तो अगेन वो केस जो है नस्लों तक चलना है, आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आपको देखना पड़ता है कि किस कंट्री के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का लीगल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम्स को डिस्कस किया है। आपके जो भी क्वेश्चंस हों उनको गूगल क्लासरूम में पोस्ट कीजिए, अपने अपने टीचर्स के साथ उनको डिस्कस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन प्योरली मेरे लेक्चर से रिलेटेड हो तो डू आस्क इट इन गूगल क्लासरूम, और अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के जरिए उन्हें मुझ तक पहुंचाएं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको टू द बेस्ट ऑफ योर सेटिस्फेक्शन उनको आंसर कर सकूं। आई होप कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, और जो स्पेशली मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फूड फॉर थॉट के तौर पे दी हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके ऊपर वर्किंग करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ज़रा मेंटल ग्रोथ हो सके, आपको चीज़ों की ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। पर्पस इसका यही है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो डिफरेंस है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। हम इकोनॉमिक मार्केट्स को और फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।